ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਵੋਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ, ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ, ਬੱਚੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਏਜੰਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ, ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਏ, ਹਰ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਜੰਟ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵੋਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ सच्ची है, ਜੇ है तो ਉਹਦੀ सच्चाई की है? सर 200% सच है ये, और इसके लिए स्टूडेंट भी रिस्पॉन्सिबल है और कंसल्टेंट भी रिस्पॉन्सिबल है जो डोजी काम कर रहे हैं। और इससे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उसका भविष्य बड़ा ख़राब हो रहा है। नॉर्थ इंडिया में मैं मानता हूँ कि एक बहुत अच्छा मतलब पॉजिटिव है कि बच्चा अब्रॉड जाना चाहता है, दैट्स ए ग्रेट थिंग, बट एक डायरेक्ट वे में जाइए, दैट विल बी बेटर। हाई कमीशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुला रही है पढ़ने के लिए, न कि आप लोगों को काम करने के लिए बुला रही है। जब अगर आप कैपेबल ही नहीं है किसी कंट्री के लिए, आपके पास फंड्स ही नहीं है, आपकी 12th में एकेडमिक ठीक नहीं है, आपके पास 10th में एकेडमिक ठीक नहीं है, आपने ग्रेजुएशन की है उसमें आपकी परसेंटेज ठीक नहीं है, आप अगर एलिजिबल ही नहीं है तो आपको राइट नहीं है बाहर जाने का। सीधी सी बात है। एम्बेसी बोलती है, कंट्री बोलता है कि दे नीड द इंटरनेशनल स्टूडेंट, बट दे नीड जेन्युइन स्टूडेंट्स, और आपकी इंटेंशन सिर्फ पढ़ने की होनी चाहिए। आज की डेट में 12वीं किए हुए बच्चे जिनकी परसेंटेज वीक है, उनके एक फेक डॉक्यूमेंट कंसल्टेंट लगा रहे हैं, पीटी फेक लगा रहे हैं, आइल्स फेक लगा रहे हैं, फिर ग्रेजुएशन ना आपने नहीं की है लेकिन फेक ग्रेजुएशन आ रही है। तो ये चीज़ें हो रही हैं। फिर आपके पास फंड नहीं है, फंड नहीं है तो भाई बाहर क्यों जा रहे हो? हाई कमीशन बोलती है कि जी 1 साल की ट्यूशन फीस, 1 साल की लिविंग कॉस्ट और रिटर्न ईयर फेयर, कम से कम आपको ये तो दिखाना है। इसके अलावा आपकी फैमिली की एनुअल इनकम, कि भाई जो भी प्रोफेशन है उससे रिलेटेड ITR इनकम टैक्स रिटर्न या तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिससे वो जज करते हैं कि यस दिस स्टूडेंट और या दिस फैमिली इज रियली फाइनेंशियल साउंड और नॉट। तो नॉर्थ इंडिया में मतलब इतनी रेस में लोग हैं कि वो आइल्स तो कर लेते हैं लेकिन वो फंड नहीं शो करते। ठीक है, वो बोलते हैं जी एजेंट ही करेगा मेरा। ठीक है जी, आप देखो जी, हम तो जी परसेंटेज दे देंगे जी, हम तो पैसे दे देंगे जी। और मार्केट में फेक तरीके से लोग सोशल मीडिया को या टीवी को यूटिलाइज करके स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स के पेरेंट को एक तरह से मिथ में लेके जा रहे हैं कि जी हाँ, अगर आपका गैप इतना है, आपने आइल्स नहीं की है, आपके पास फंड भी नहीं है, तो आप मेरे पास आइए जी, आपका वीज़ा लग जाएगा। अब देखिए ना, अब कितने बच्चों के वीज़ा लगे हुए रिजेक्ट हो गए। क्या पेड़ पे पैसे लगे हुए हैं? अब वो बाहर किस लिए जा रहे हैं? अपना करियर बनाने के लिए ना। करियर कैसे बनेगा? कि भाई वो पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद वो करियर बनाएंगे काम करके, या जो भी उनकी सेटलमेंट जैसी भी अपॉर्चुनिटी है, इंडिया में वापस आएंगे या थर्ड कंट्री में कहीं, या उस कंट्री में भी। लेकिन अब आपने पैसे उठा के इधर उधर से कंसल्टेंट को दिए, डबल और ट्रिपल दे दिए। 8 लाख का खर्चा आपने दे दिए, 16 लाख रुपये, 18 लाख रुपये। आपका वीज़ा भी लग गया फेक डॉक्यूमेंट पे। एम्बेसी को डाउट है तो आपकी रीवेरिफिकेशन हुई, रीवेरिफिकेशन में वो फेक डॉक्यूमेंट पाया गया, तो वो बच्चे फिर सारे के सारे डिपोर्ट हुए हैं। तो भैया फ़ायदा क्या इस चीज़ का? पैसे गए, अब कहाँ से मिलेंगे आपको पैसे? तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इससे बचे, और इससे पूरा का पूरा इंडिया खराब हो रहा है। वो जेन्युइन स्टूडेंट्स जो रियली डिजर्व करता है वो भी कहीं ना कहीं आज की डेट में मतलब एक तरह से यू कैन से डाउट में है अकॉर्डिंग टू द एम्बेसी, और वो जेन्युइन कंसल्टेंट जो जेन्युइन करता है वो भी डाउट में अकॉर्डिंग टू द एम्बेसी। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ नहीं चाहिए, या सर मैनेज करो ना। किਵੇਂ मैनेज होएगा? सर देखिए, हर बच्चे के पास फंड्स हैं यार। एक बात हो, मेरे घर में, आपके घर में, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, तो पैसे कहाँ से अरेंज हो जाते हैं? आपने कोई मकान लेना है, आपने प्लॉट लेना है, आपने खेत लेना है, आप पैसे अरेंज कर लेते हो। ठीक है, आपके यहाँ कोई मतलब कोई किसी का करियर बन रहा हो, ठीक है, तो आपने अगर वहाँ चढ़ाना हो तो तब आप पैसे दे रहे हो। लेकिन आपने विदेश जाना है तब आप नहीं कर रहे हैं। सर देखिए, हर फैमिली के पास पैसे हैं, लेकिन चाहे तो वो आड़ती के पास पड़े हैं, चाहे उन्होंने रिश्तेदारों को दे रखे हैं। ठीक है, जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा
तब तक अकाउंट में लोग पैसे नहीं ਇੱਕ रखेंगे। ਵੇ ਹੁੰਦਾ स्टडी लोन ਦਾ। मैं बताऊंगा सर, जी, उसी जी, पे आ रहा हूँ। हमारे यहाँ की डेट में जो चलन है वो चलन ये है कि अकाउंट में पैसे नहीं रखने, सीए के चक्कर काटते रहते हैं लोग, ठीक है, कि जी टैक्स बचाओ, कैसे टैक्स बचेगा, ठीक है। मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ जी, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं लेकिन वो आईटीआर नहीं भरते, ठीक है, कैश सैलरी लेते हैं। तो ऐसी चीज हो रही है, इट्स हैपनिंग, ठीक है। बिजनेस है तो उसमें कैश ले रहे हैं लोग, तो अकाउंट तक तो जाने नहीं दे रहे ना। अकाउंट में अगर पैसा नहीं जाएगा तो वो लाइबिलिटी टैक्स की नहीं बनती, तो वो फिर सब कुछ 2 नंबर में हो जाता है। तो बाहर के डेवलप कंट्री क्यों है बाहर वाले, क्योंकि सब कुछ, आपने कॉफी भी पीना है तो आपकी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होनी है, तो उस पर आपने टैक्स पे करना है। तो यहाँ नहीं हो रहा है, बहुत कम परसेंटेज लोग टैक्स दे रहे हैं, तो इसलिए वो चीज़ प्रचलन में नहीं आ रही, अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे। अब कैसे बच सकते हैं इससे, मैं बताना चाहूँगा आपको। एक बच्चा आइल्स करता है या पीटी करता है, विदेश जाने का प्लान आपने कर लिया है, तो भैया 2-3 महीने तो आपके लगने ही लगने हैं। 2-3 महीने तो आपको आइल्स में लगने हैं, आपने ऑफर लेटर मंगवाना है, 10-15-20 दिन वहाँ भी लग जाने हैं, फिर आपने फाइल प्रिपेयर करनी है, 2-2.5 महीने का ये भी प्रोसेस है। तो एक बच्चे के पास मतलब आइल्स की कोचिंग स्टार्ट से लेके और टिल द डेट ऑफ द वीज़ा तकरीबन 6-7 महीने का टाइम है। अब ऑस्ट्रेलिया 3 महीने पुराने फंड्स मांगती है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़, तो सर आप अपने आरती से पैसे लेकर डाल दो, आप अपने मामा से, काका से, चाचा से, ताऊ से, कज़न से, ठीक है, सबसे, जो आपके पास कैश पड़ा है, आपके पास गोल्ड पड़ा है, ठीक है, जो भी है जरा अकाउंट में डालो ना उसको कैश करके, ठीक है जी। और वो चीज़ तो करते नहीं है। प्रॉपर्टी पर आप लोन ले सकते हो, आप कृषि लोन ले सकते हो, जो पैसा आपके पास आज की डेट में अवेलेबल है, एक मिनट सर, आज की डेट में जो पैसा अवेलेबल है वो अकाउंट में डालिए। इसके अलावा कुछ आप पर्सनल लोन ले सकते हो, आप कृषि लोन ले सकते हो, आप एजुकेशन लोन ले सकते हो। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ सर इसमें ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, है, ਉੱਥੇ क्योंकि ਕੋਈ ये सर बच्चे ने जाना है तो बच्चे के पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बैंक बैठे हैं लोन देने के लिए। हमारे पास एक बैंक आया है, प्राइवेट बैंक है, मैं मानता हूँ, वो मेरे को खुद कह रहा है कि जी हमने कम से कम 50 करोड़ की फंडिंग करनी है स्टूडेंट्स को, ठीक है, तो आप दीजिए। और क्या मांग रहे, 30 लाख तक की फंडिंग दे रहे हैं। क्या चाहिए जी, उसका सिविल ठीक हो, मतलब उन्होंने कोई पहले लोन लिया हो तो उसका मतलब उसका रिकॉर्ड ठीक हो, बच्चे की के पेरेंट्स की 2 साल की आईटीआर हो, ठीक है, या उन्होंने जमीन है तो वो जमीन देख लेंगे, खेत है खेत देख लेंगे, घर है घर देख लेंगे, उसके बेस पे 30 लाख तक का लोन दे देंगे। सो ये मतलब वेस्टर्न ओवरसीज हेल्प करेगा जी, वी विल ट्राई, ठीक है जी। आप आइए हमारे पास, हम आपको गाइड करेंगे, आपको पैसा बैंक दे देगा, ठीक है, बैंक के जो मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको पे करना पड़ेगा और लीगली आप जा सकते हैं। अदरवाइज आप जो करंट फंड है वो एक्सेप्ट है, लेकिन जैसे पर्सनल लोन ले लो, आप कृषि लोन ले लो, आप प्रॉपर्टी लोन ले लो, थोड़ा बहुत आपको एजुकेशन लोन भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है वो सरेंडर कर दो, गोल्ड है गोल्ड को आप बैंक में सरेंडर कर दो। तो ये सारे तरीके हैं जिससे आप जीपीएफ है, ईपीएफ है, पीपीएफ है, वो पैसा ले लो, ठीक है। ये सारे तरीके हैं जिससे आप इजीली पैसा मैनेज कर सकते हो। एक बच्चा अगर रियली में बाहर जाना चाहता है, अगर वो चाहे तो 25 से 30 लाख रुपए आराम से अपनी इकट्ठे कर सकता है और विद सोर्स इकट्ठे कर सकता है। कॉल्स भी लेने हैं जी, हेलो हेलो हेलो, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਸਰ ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋਗੇ? ਸਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੈਲੋ ਸਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਟੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲਣ ਦਿਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ नहीं ਕੀਤਾ। देखिए, टीवी अगर की आपने- आवाज ना सुनो जी, अपनी सवाल कर लो। आप सर क्वेश्चन करिए ना, आपको टीवी पे मिल रहा है ये तो कोई बात नहीं बनी ना। आपका अगर कोई जेन्युइन इंक्वायरीज है प्लीज कॉल। और ਜੋ उसके ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ। 20 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ, ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਊਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਕਾਲਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ ਬਟ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲਸ ਪੀਟੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ काफ़ी क्वेरी ਸੀਗੀਆਂ। देखिए माय डियर, अगर वास्तव में आप टाइम रहते अपने विदेश में सपना पूरा करना चाहते हैं स्टूडेंट वीज़ा के बिहाफ पे या पीआर डालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आइल्स पीटी मैंडेटरी है। तो वेस्टर्न ओवरसीज़ हमेशा से आपके लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट लेके आता है। तो आइल्स रियलिटी टेस्ट जिसके लिए हम पाइनर हैं, तो 19 फ़रवरी को ये देहरादून में हो रहा है। देहरादून में हम स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे पार्ट पड़ता है जहाँ पे बहुत अच्छे बच्चे निकलते हैं, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा कंसल्टेंट नहीं है तो ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिलती, तो हम टाइमली वहाँ पे ये चीज़ अरेंज करते हैं। तो 19 फ़रवरी को हमारा क्या नाम है, देहरादून में आइल्स रियलिटी टेस्ट हो रहा है।
24 फरवरी को हम चंडीगढ़ में आइल्स रियलिटी टेस्ट करवा रहे हैं और 26 फरवरी को बठिंडा में करा रहे हैं। करना क्या है आपने, हमारी जो वेबसाइट है ieltsrealitytest.com, उस पर जाइए, आइल्स पे क्लिक करिए और अपनी डेट बुक कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपने PTE या CD आइल्स भी देना है तो उसके लिए हम रियलिटी टेस्ट लेके आ रहे हैं, PT एंड CD आइल्स रियलिटी टेस्ट, जो कि 23 फेब को होने जा रहा है। इसके अलावा अगर आइल्स PT में आपका स्कोर नहीं आ पा रहा है, डिजायर स्कोर, आपको लगता है कि मतलब आप बार बार अटैम्प्ट करके थक चुके हो, या आपको लगता है कि जी यस आपको 2-3 घंटे की क्लास में एक बैंड अपना बढ़ाना है, तो ये एक आइल्स PT का फ्री वेबिनार है जी, टोटली फ्री है, और जो कि 21 फेब को होने जा रहा है। तो आइल्स वाले हमसे 11 बजे जुड़ सकते हैं जो आइल्स करना चाहते हैं, और जो PT करना चाहते हैं वो 3 बजे हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको westernooverseas.events पे जाके क्लिक करना होगा और अपनी सीट बुक करनी होगी। साथ साथ में मैं बता दूं कि इससे पहले कि कोई और क्वेश्चन ले, अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं तो मेरी इस मंथ की जो विजिट्स है मैं वो डिस्कस करना चाहूँगा। 22 फेब को ट्यूसडे के दिन मैं अम्बाला, और 23 फेब को वेडनेसडे कुरुक्षेत्र ऑफिस, और 25 फेब को फ्राइडे सोनीपत ऑफिस में होगा। इसके अलावा जो रेस्ट डे बचते हैं उस दिन मैं चंडीगढ़ होगा जी। नेक्स्ट सवाल हम कॉल लेंगे जी। हेलो हेलो, आई थिंक कॉल कट गया। हेलो हेलो, हेलो। सत श्री अकाल जी। हाँ जी सर, नमस्कार। सत श्री अकाल जी। जी सर, की सवाल है? सर बीच में हेलो हेलो, हाँ जी सर, आवाज आ रही है? सर अब क्लियर है, बोलिए क्या सवाल है? अच्छा सर, यहाँ कलेजा के लिए सुना गया था और उसके माफ़ी चाਹੁੰਦੇ जी, आवाज़ क्लीयर नहीं है साढ़े तक, सवाल नहीं समझ आ रहा है जी, माफ़ी चाਹੁੰਦੇ ਆ, आवाज़ किते ना किते डिस्टर्बेंस है। सो ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ट्राई कर लियो, ਦੁਬਾरा कॉल जुड़दी है ज़रूर लवांगे। ਤੁਸੀਂ सवाल करो, कनाडा का रिजल्ट्स किदां दे रहे? देखिए सक्सेस रेट बहुत अच्छा है आज की डेट पे। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट्स हो तो दिस इज़ द राइट टाइम। आपका अगर पहले भी रिफ्यूज़ हुआ है तो आप दोबारा अप्लाई करिए, क्योंकि हाई कमीशन ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है, गवर्नमेंट डिक्लेयर कर चुकी है, कनाडा गवर्नमेंट की, वो बड़ा फास्ट प्रोसेस कर रहे हैं, और आज की डेट में तो उन्होंने नया सॉफ्टवेयर भी लॉन्च कर दिया है। तो वो स्टूडेंट्स जिनके क्या नाम है पेंडिंग है रिजल्ट्स, वो वेब फॉर्म भर दें, और कुछ ऐसे जो PR किसी ने अप्लाई कर रखी है, डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई कर रखा है, ओपन वर्क परमिट या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रखा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आप, हो सकता है कि आपने 7 महीने 8 महीने पहले फाइल लगाई हो, उन सबको मैं बोलना चाहूँगा कि माइट भी वो जब उन्होंने अप्लाई किया कोई ना कोई रीज़न होगा, जैसे कोई टूरिस्ट वीज़ा पे अप्लाई कर रहा है, कोई बर्थडे होगा, कोई शादी होगी, कोई और मेडिकल इश्यूज़ होगा, लेकिन वो टाइम अब जा चुका है। चाहे तो आप न्यू अपडेट्स के साथ आपने क्या नाम है वेब फॉर्म भर दीजिए। मान लो कि भाई जो डॉक्यूमेंट आपने पहले प्रोवाइड किए हैं वो अपडेटेड डॉक्यूमेंट आप दोबारा वेब फॉर्म के थ्रू डालिए, तो हाई पॉसिबिलिटी है आपका वीज़ा लग जाएगा। साथ साथ में जिन बच्चों के वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं मैं उनको ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर आप एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ कंडीशंस में आपकी दोबारा फाइल लग जाएगी, आपका वीज़ा आ जाएगा। किसी मॉड्यूल में 5.5 बैंड है, इंप्रूव कर लो आइल्स, ठीक है। आपको लगता है कि रिलेवेंट कोर्स नहीं लिया तो हम आपका कोर्स चेंज कर सकते हैं, आपकी एनुअल इनकम बढ़ सकती है, आपकी फंडिंग बढ़ सकती है, आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज चेंज हो सकता है। तो सितंबर इनटेक के लिए आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं जो कनाडा जाना चाहते हैं। तो कनाडा आज की डेट में वीज़ा दे रहा है, सक्सेस रेट बहुत हाई है, आप फाइल लगाइए, हाई पॉसिबिलिटी है आपका वीज़ा निकलेगा जी। सो बिल्कुल जी, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੌਨ SDS ਜਾਂ PT ਵਾਲੇ प्रोफाइल वाले की कहना जी, ਜਿਹੜੇ नॉन SDS नाल या PT नाल जाना? नॉन SDS मतलब आपने PT की है या टफल किया है, या 1 2 5.5 ने, एक में 5.5 है, आप भी वीज़ा ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको थोड़े से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देने हैं, जैसे कि आपको फंडिंग एक्स्ट्रा दिखानी है, साथ साथ में पेरेंट्स की एनुअल इनकम जो स्पॉन्सर कर रहे हैं उसकी एनुअल इनकम स्ट्रॉन्ग आपको दिखानी है, उसके जो बिजनेस है या जॉब है उनके डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने हैं, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ आपको एक सॉलिड देनी है। हाई पॉसिबिलिटी है आपका वीज़ा निकलेगा अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो तो। ਤੁਸੀਂ बार-बार वर्ड एक जेन्युइन यूज कर रहे जेन्युइन की बात है, एक बच्चे ने 2018 में 12th की है, 3 साल से कुछ किया नहीं, तो जेन्युइन स्टूडेंट थोड़ी बना, ठीक है। आपकी मैथ में आप अपसेंट हो, ठीक है, या मैथ में आपके 18 नंबर हैं, तो आप जेन्युइन स्टूडेंट्स नहीं बनते ना। तो जेन्युइन स्टूडेंट की डेफिनेशन यही है कि भाई आपका IELTS PT का स्कोर, आपकी फैमिली की एनुअल इनकम, आपकी फंडिंग, आपका रिलेवेंट कोर्स, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट, ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए। अगर गैप है तो उसमें रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस जस्टिफिकेशन आपको देना होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जेन्युइन स्टूडेंट। कॉल भी लेने जी। हेलो
हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरी बेटी ने तो कनाडा के लिए अप्लाई किया था, तो रिफ्यूजल वीजा आया था थोड़ा सा। रिफ्यूज़ल आ गया था। प्रोफाइल बताइए प्लीज। उस पे हम लोगों ने सर कैप्स नोट मंगवाई थी। कैप्स नोट पे 2 एरर आई थी, एक प्रूफ ऑफ फंड और एक उसका 6.5 आइलेट्स पे थे और एक पे 5.5 थे। तो मतलब हम लोगों ने इम्प्रूव तो करवा दिया, आइलेट्स इम्प्रूव करवा दिया है, अभी उसके 6.5 और 6 ही नीचे हो गए हैं। तो प्रूफ ऑफ फंड्स पे सर मेरे को थोड़ा सा एक चीज समझनी थी कि मेरा स्टॉक मार्केट का काम था। तो स्टॉक मार्केट पे सर हम लोगों को फाइनेंशियल लॉस दोनों साल में हुआ है, पिछले साल भी हुआ था, उससे पिछले साल भी। लेकिन मेरी वाइफ भी अर्निंग कर रही थी, तो हम लोगों ने फंड्स तो लगाए थे 1.5 करोड़ के, लेकिन उन लोगों ने कुछ किए नहीं है। सेविंग में भी हम लोगों ने 18-20 लाख रुपया रखा था, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रूफ ऑफ फंड्स को माना नहीं है। तो सर, समझ नहीं लग रही है कि उसपे क्या एरर है बेसिकली। सर ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਂ से ਬੇਟੀ belong ਦੀ कर रहे हैं? ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਹੈ। और कहाँ से बोल रहे हैं? जी सर, 6 एज कंप्लीटेड +2 है, +2 कॉमर्स में की हुई है 220 में। ओके 2000 तो उस पे ICSE पे की हुई है, वो 75% मार्क्स है उसके। सब्जेक्ट की सी है ठीक जी? है, अकाउंट्स सब्जेक्ट कॉमर्स से। Commerce। कॉमर्स से हाँ। और वो फेयरलैंड एक ब्रम्पटन में एक कॉलेज है, वहाँ सा से कॉलेज? एडमिशन मिली थी। कौन सा कॉलेज? ਕਿਹੜਾ ਫੇਅਰਲੈਂਡ? हाँ फेयर है। ਇਹ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲ? फेयर हाँ, कुछ फेयरनेस कॉलेज है फ्लेमिंग होगा। ਫਲੈਮਿੰਗ ਕਾਲਜ। जी चलिए ਸਰ अब ਕਿਹੜੇ कहाँ से ਸ਼ਹਿਰ बोल ਤੋਂ रहे ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? सर, अमृतसर से बोल रहा हूँ मैं। हैं? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। चलिए जी भाई सर। ध्यान से सुनिए। पहली बात तो आपकी बेटी का वीज़ा हाई चांसेस है आ जाएगा। अमृतसर में मेरा ऑफिस है, SU 21 है, रणजीत एवेन्यू B ब्लॉक में। आप मिल सकते हैं आके मेरी टीम से वहाँ पे। सेकेंडली, आपके बेटी का वीज़ा बहुत हाई पॉसिबिलिटी, मैं इतना पॉजिटिव हूँ कि वीज़ा निकलेगा ही निकलेगा अगर आप तरीके से फाइल लगाओगे। देखिए, अब वेरिएशन ऑफ कंडीशंस में फाइल लग रही है। मैं ऐसे ही तो कैंडिडेट ढूंढ रहा हूँ जो हमारी बात सुने। पहले इनके 6.5 बैंड, एक मॉड्यूल में 5.5 थे, नॉन SDS फाइल लगी। नॉन SDS फाइल लगी तो इन्होंने फंड्स भी दिखाने पड़े। अब इनकी ITR मुझे नहीं पता, इनके जो स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं उनकी ITR कितने की हैं, ठीक है। तो 2 रिफ्यूजल के रीजन थे। एक आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी, वो आपने इंप्रूव कर ली, वेल एंड गुड। सेकेंडली, आपने प्रूफ ऑफ फंड की बात आप कर रहे हैं, तो अब जो आपकी फाइल लगेगी वो फाइल लगेगी SDS में, क्योंकि 6 सीट्स आपके हो गए हैं, 7.5 नो लेस देन 6। तो यहाँ पे आप फंड मत लगाइए, लगाने हैं लगा दीजिए, लेकिन नहीं लगाओगे तब भी चलेगा, लेकिन आप अपनी फैमिली की एनुअल इनकम बढ़ा दीजिए। अब यहाँ पे एम्बेसी में फंड बढ़े ही मत लगाइए, लेकिन जब एक वीजा एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें लिखा जाता है फंड्स अवेलेबल कितने हैं। तो फंड्स अवेलेबल आप अपने अकाउंट में और ज़्यादा डाल के, तो वहाँ पे आप उस फॉर्म में लिख सकते हैं कि आपके पास $1 लाख है, $2 लाख है, $3 लाख है, कितने डॉलर हैं, वो आपको वहाँ पे डालने होंगे। साथ साथ में फैमिली की एनुअल इनकम, मतलब आपकी वाइफ की अगर फैमिली में और कोई है तो उसकी एनुअल इनकम, ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से आप डिक्लेयर करोगे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में, और साथ में फैमिली इन्फॉर्मेशन फॉर्म में और SOP में, यू विल गेट द वीज़ा। देखना ये, और ये जरूर है कि भी क्या कोर्स लिया था, कोर्स भी, और यहाँ पे 2 चीज़ें, कोर्स कौन सा कॉलेज था, और साथ साथ में परसेंटेज ईच सब्जेक्ट में कितनी थी। मैं चैलेंज के साथ इस बच्चे को बोलता हूँ कि इसका वीज़ा लग सकता है अगर सही तरीके से फाइल लगेगी तो। ਸੋ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਰਪ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੈਸਟਰਨ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਭਾਈ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।